हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 2 नंबर का आता है। अभी तक हमने आपको ट्रांसलेशन रूल्स पढ़ाए, फिर मुझे लगा कि अब सिंथेसिस आपको बता देनी चाहिए, तो मैंने इसी क्रम पे सिंथेसिस को रखा है। ये टॉपिक आपको पहले पढ़ाए दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सिंथेसिस नहीं पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं कब पढ़ाया जाएगा, तो हमने सोचा सिंथेसिस पढ़ा देते हैं आपको। बेटा जो सिंथेसिस आया, तो ये जो सिंथेसिस है बेटा, इसका जो सिनोनिम है वो कॉम्बिनेशन है। अब बात तो ये समझ में आ गई, जो सिंथेसिस है उस सिंथेसिस का जो सिनोनिम है वो कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन का अर्थ जानते हैं, कंबाइन का अर्थ जानते होंगे आप। तो कंबाइन का अर्थ स्टूडेंट होता है जोड़ना। कंबाइन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यहां पे जो कॉम्बिनेशन आ गया है, इसका स्टूडेंट आशय है जोड़ या मेल से। ये जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसका अर्थ है वाक्यों का संयोजन, अथवा आप बोल सकते हैं वाक्यों का संश्लेषण। स्टूडेंट आपने एक भाषा एनालिसिस पढ़ी होगी। एनालिसिस जो होता है स्टूडेंट, ये सिंथेसिस का एंटोनिम है। एनालिसिस, आप बात समझ लें, सिंथेसिस का जो एंटोनिम है वो एनालिसिस है, और सिंथेसिस का जो सिनोनिम है वो कॉम्बिनेशन है। यानी अब एक भाषा में अगर ये कह दिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों का मेल। सिंथेसिस के अंतर्गत आप सीखेंगे कि वाक्य कैसे जोड़े जाएंगे, यानी वाक्यों का जोड़ना इस चैप्टर पे आपको स्टूडेंट सिखाया जाएगा। अब विषय आया कि सिंथेसिस में किस तरह के वाक्य जोड़े जाएंगे, तो डिफाइन वहां पर स्टूडेंट हुआ, जरा सुनेंगे कैसे भाषा वहां पे दी गई। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस, अ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कहने का आशय स्टूडेंट कि सिंथेसिस का आशय ये है कि कई सरल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। अब वो वाक्य स्टूडेंट जो बना हो, नया वाक्य होगा, वो आपका सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो डिफिनीशन से ये पता चल गया कि सिंथेसिस के अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक जो पहला टॉपिक स्टूडेंट है, उसका मतलब है आपको ये पढ़ना है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब स्टूडेंट ये कि सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, ये पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा जो है हेडिंग, वो ये है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो तीसरा शीर्षक है वो तीसरा शीर्षक इनटू है स्टूडेंट है वो टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो ये 3 विधियों के अंतर्गत स्टूडेंट आप सिंथेसिस को सीखेंगे। तो सिंथेसिस का अर्थ हम समझ गए। सिंथेसिस का अर्थ है संश्लेषण, वाक्यों का संश्लेषण, अर्थात इसके अंतर्गत वाक्य जोड़े जाएंगे। और वाक्य कौन से जोड़े जाएंगे स्टूडेंट? तो सरल वाक्य जोड़े जाएंगे। उन सरल वाक्यों को जोड़ करके या तो एक सिंपल सेंटेंस बना लिया जाएगा, या तो एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया जाएगा, और या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया जाएगा। स्टूडेंट यही विधि सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। तो मुझे लग रहा है ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब जो हमने पहला टॉपिक स्टूडेंट लिया, वो टॉपिक हमने यही उठा लिया, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट जब सरल वाक्य बनाएंगे तो एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि भाई सिंपल सेंटेंस होता कैसा है। सिंपल सेंटेंस तो बनाएंगे, लेकिन अब सिंपल सेंटेंस तो जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस आपको बता दें कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आई होती है और एक सब्जेक्ट होता है। यानी सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें
सब्जेक्ट एक होता है और स्टूडेंट जो मेन वर्ब होती है, जिसको फाइनाइट वर्ब हम बार बार बोल रहे हैं, उसी को मेन वर्ब आप बोलते हैं, वो एक होती है। यानी फाइनाइट वर्ब की संख्या स्टूडेंट बढ़ती नहीं है वहां पे। जब सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है तो फिर स्टूडेंट ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब हम लोग जान गए कि सिंपल सेंटेंस पे एक मेन वर्ब होनी चाहिए, तो अगर हमें कई सेंटेंस स्टूडेंट जब मिल जाएंगे और निर्देश होगा कि इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, तो हमें फिर ये तो बात ध्यान में रखनी होगी कि अब जुड़े हुए सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब बचनी चाहिए। क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं रहती कि जब जोड़ा जाएगा सेंटेंस और जब बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक सिंपल सेंटेंस निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, इसके बाद कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सिंपल निश्चित तौर पर रखा जाएगा। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। पुनः सुन लेंगे। तो जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यह बात तो ध्यान रखनी होगी ना कि जब हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा तो उसमें एक मेन वर्ब होनी चाहिए। और अगर ये बात ध्यान रही कि एक ही मेन वर्ब होनी चाहिए तो बनेगा, और कहीं आप इस बात से भटक गए और वहां पे मेन वर्ब की संख्या, फाइनाइट वर्ब की संख्या स्टूडेंट बढ़ गई, तो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या तो कंपाउंड बन जाएगा, बट सिंपल नहीं बचेगा। ये जरूरी है आपके लिए। सिंपल सेंटेंस जब भी बनाना है आपको, पेपर में आना है, क्योंकि हम बता रहे हैं, तो आप जब जोड़ेंगे तो वहां पे ये बात ध्यान रखेंगे अब सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब शेष जितनी वर्ब आई उनको क्या करना है वो नियम सीखेंगे आप। उसके लिए विधियां आई हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे बनाए जाएंगे। तो उसमें जो विधियां आई, तो उसमें पहली विधि आई स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस बनाने की, वो आई बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल तो आप जान गए क्योंकि पार्टिसिपल पढ़ाया है मैंने, तो पार्टिसिपल तो आपको पता है कि पार्टिसिपल क्या है। अब मुझे ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है क्योंकि पार्टिसिपल का वीडियो मैं बना चुका हूं। तो पहला जो तरीका है सिंपल सेंटेंस बनाने का वो बताया गया पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का जब प्रयोग कर देंगे तो एक सेंटेंस की जो वर्ब आएगी वो नॉन फाइनाइट हो जाएगी, तो एक ही बनी रहेगी फाइनाइट वर्ब, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगी स्टूडेंट, सिंपल बन जाएगा। अच्छा, इससे भी जरूरी और बात बता दें, और जरूरी बात स्टूडेंट ये है कि सिंथेसिस चूंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है। अब आप सोच रहे हो कोई रटा देगा, तो मुझे लग रहा है जो भी रटा देगा वो रटा देगा, लेकिन फंसा जरूर देगा आगे आपको। ठीक है, हो सकता है 2-4 सेंटेंस बता दो आ जाए उस तरह के, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। सिंथेसिस पूरी तरह से जहां पे निर्भर करता है वो निर्भर कर रहा है कि जो दिए गए सेंटेंस है ना उनकी हिंदी करा दी जाए। और जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, सेंटेंस जोड़ना पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है सेंटेंस आपको आते होंगे तभी तो सेंटेंस जोड़ पाएंगे। सेंटेंस अगर आते नहीं है बनाना, सेंटेंस का मीन्स नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट की सिंथेसिस आएगी नहीं, फिर तो टफ है। तो काम आपको यह करना है, जब सेंटेंस दिया होगा तो उसका हिंदी अनुवाद जरूर निकाल लेना है। अब हो सकता है कोई लोग पूरा कर लें, लेकिन कुछ तो करना है आपको। और जैसे हिंदी अनुवाद कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस जुड़ कैसे जाएगा, और बिना हिंदी के तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि हिंदी नहीं होगी ना तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस सेंटेंस को पहले रख दें, किस सेंटेंस को बाद में रख दें, कैसे जान पाएंगे आप, कैसे निश्चित कर देंगे आप। इसलिए सेंटेंस की हिंदी जरूरी है। चलते हैं टॉपिक पे। बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल आया। पार्टिसिपल हमने जब बताया कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो पार्टिसिपल किन वाक्यों पे लगेगा हमारा, कहने का मतलब मेन टॉपिक पे हम आ गए, क्योंकि पार्टिसिपल पढ़ा है हमारा। पार्टिसिपल कहां पे लगेगा, तो स्टूडेंट पार्टिसिपल हमारा उन वाक्यों पे लगेगा जिन वाक्यों के सब्जेक्ट समान है। ये पहले नंबर की बात है। वाक्यों में सब्जेक्ट समान होंगे, वर्ब अलग अलग आई होंगी। जो दिए गए सेंटेंस होंगे उनकी वर्ब क्या होंगी, अलग अलग होंगी, बट सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो दोनों के सेम होंगे। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम यह होगा कि जब पहली घटना घटी होगी उसी की वजह से दूसरी घटना घट रही होगी, यानी उसका परिणाम हो रहा, रिजल्ट शो हो रहा होगा आगे वाले सेंटेंस में। पहला जो काम हुआ है उसी के वजह से दूसरा वाला काम हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट सेम होंगे, वर्ब अलग अलग होंगी। अब विषय आया कि चूंकि पार्टिसिपल आपके पास 3 है, हमने 3 बताए,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले दो पार्टिसिपल आप समझ लें, कौन कौन सी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा आपको साथ में बता देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बोलते हैं कि सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये बताया था ना। परफेक्ट पार्टिसिपल आप बोलते हैं कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो बताया। हमने ये बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तब लगेगा जब कार्य के बीच समय का दोनों कार्यों के बीच समय का नाममात्र अंतर रहा होगा। एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य जारी हो जाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर एक काम पूरी तरह से समाप्त हुआ है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि समय अंतराल गुजरा है, तो फिर स्टूडेंट उसी आशय पे परफेक्ट पार्टिसिपल। आप इस बात को समझ लें, तभी आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब लगेगा जब कोई घटना घटी होगी, ठीक उसके तुरंत बाद दूसरी घटना घट जाएगी, यानी टाइम अंतराल नहीं गुजरा होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे। अगर उस सेंटेंस से पढ़ने से यह पता चल जाएगा कि एक काम पूरी तरह से डन हो चुका है और उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है, तो स्टूडेंट फिर उसी जगह परफेक्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, अब देखेंगे। जैसे कह दें आई वॉज हंग्री फुल स्टॉप आई एट मैंगोज। अब बोले सेंटेंस जोड़ना है। हमने क्या बताया? सब्जेक्ट दोनों के इक्वल होंगे, सब्जेक्ट समान है। हमने बताया वर्ब दोनों की अलग अलग होंगी, वर्ब अलग अलग हैं। अब विषय आया कि भाई पार्टिसिपल बनाया किस वर्ब को जाएगा, तो स्टूडेंट पार्टिसिपल उस सेंटेंस की वर्ब को बनाया जाएगा जो पहले घटित होगी, यानी जो पहले संपन्न हुई होगी। देखेंगे जरा, मैं भूखा था, मैंने आम खाए। अब आपसे अगर ये पूछें कि इसमें पहले कौन काम हुआ है, भूखे होने वाली स्थिति पहले रही है कि आम खाने वाली स्थिति रही है? आम खाने का जो रीजन है, जो वजह है, वो क्या होना है? भूखा होना है। इसका मतलब है पहली कंडीशन ये लागू रही है सेंटेंस पे। अब आपसे हिंदी क्यों कह रहे थे? हम कह रहे हैं सेंटेंस बदल के लिख देते हैं। मान लीजिए इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते पेपर पे, आई एट मैंगोज आ जाता, क्या आ जाता? और यहां पे लिख दिया जाता आई वॉज हंग्री। ठीक है, क्या लिख गया? आई एट मैंगोज आई वॉज हंग्री। पहले क्या लिखा है? आई वॉज हंग्री आई एट मैंगोज। मैंने आगे पीछे कर दिया है, और इसलिए कर दिया है कि मैंने अभी एक बात मेंशन की थी कि हिंदी बहुत जरूरी है सेंटेंस की। जब आप तक ये नहीं निकालेंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा आपको। अब आपसे कह देते इस सेंटेंस को कंबाइंड करिए, तो आप किस सेंटेंस को पहले लगते? क्या इस पे आईएनजी जोड़ते या फिर इस पे आईएनजी जोड़ते? और ये जानकारी करने के लिए स्टूडेंट आपको सेंटेंस की हिंदी पे जाना पड़ता और ये देखना पड़ता किस सेंटेंस को पहले लिखा जाएगा, किस सेंटेंस को पहले लिखा जाएगा। तो पता ये चला कि जो हंग्री ये वाली स्थिति ये पहले डन हुई है। इसका मतलब है इसमें जो लग रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है। और जब कंबाइंड हम लोग करेंगे ना सेंटेंस, जब कंबाइंड करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? इसकी बी फॉर्म होती है ना फर्स्ट, तो इसी में क्या जोड़े? बी में आईएनजी। क्या बन गया? बीइंग हंग्री कामा आई एट मैंगोज। अब अगर आप देखें सेंटेंस को, जो कंबाइंड सेंटेंस है, तो जो ये वाज क्रिया आई थी, इस सेंटेंस को हमने पार्टिसिपल बना दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, तो फाइनाइट वर्ब केवल एट ही बची। तो सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस में केवल एक ही तो सब्जेक्ट है। हमने सिंपल सेंटेंस डिफाइन किया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होता है। जुड़ने के बाद आप सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट, तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब तो आई है। चूंकि जो ये वर्ब आई थी, ये बीइंग हंग्री, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस हमारा क्या स्टूडेंट हो गया है? सिंपल। इसको स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और जो जिस नियम से सेंटेंस बना है उसमें नियम लागू हुआ है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल।
दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिख दें, द थीप saw the policeman, the thief saw the policeman, full stop, he ran away। अब देख लेते हैं, अगर आप इसकी हिंदी करेंगे स्टूडेंट, तो इसका मतलब यह था कि चोर ने पुलिस वाले को देखा और वो भाग गया। अच्छा बताओ, अगर हिंदी आप नहीं करेंगे तो आप ये कैसे जान जाते कि इस वाली वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाया जाएगा, यानी पार्टिसिपल बनाया जाएगा? क्यों? अंग्रेजी सेंटेंस देखने से थोड़ी कुछ होगा। इसीलिए स्टूडेंट हम बता रहे हैं, हिंदी पे जरूर आप जाइएगा। उसकी सिंथेसिस अगर सीखना है तो उसकी हिंदी जरूर करिएगा आप, तभी आपको आ पाएगा। अब इसकी हिंदी जब हमने कर लिया कि चोर ने पुलिस वाले को देखा और वो भाग गया। अब जैसे देखा होगा वैसे भागा होगा। हमने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो घटना होती है वो एक के बाद तुरंत दूसरी हो जाती है। अब देखो, इसमें देखने और भागने के बीच जो समय रहा है ना, वो बड़ा नाम मात्र स्टूडेंट रहा है। इसका मतलब है कि इस वाली वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं ना हम लोग। इसको पार्टिसिपल बनाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी पे आईएनजी जोड़ना पड़ेगा ना। किसमें जोड़ना पड़ेगा? सी पे। तो क्या हो जाएगा? सीइंग द पुलिसमैन। अब लिख गया। अब ही रहे ना, ही किसके लिए आया था? थीप। स्टूडेंट हेड वर्ड को नहीं छोड़ सकते आप सीधे ही ना लिख सकते थे, क्योंकि जो ही आया था वो थीप के लिए आया था, इसलिए प्लेस्ड आपको थीप यहां पे करना पड़ेगा। और यहां पे आप लिखेंगे द थीप रैन अवे। बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, कैसे बनेगा? एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का और दिखा दें, जैसे सेंटेंस ले लें कि द पीपल saw the flames। आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज करनी है आपको। द पीपल saw the flames, full stop, they ran towards the burning house। अच्छा, आप सेंटेंस देख लेते हैं। द पीपल saw the flames, अगर इसको आप कंबाइन करेंगे, इसका आशय है कि लोगों ने लपटें देखी। फ्लेम्स का मतलब आग की लपटें। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। तो जैसे देखी होगी वैसे दौड़े होंगे ना, तो इसका मतलब है कि टाइम अंतराल तो कम रहा है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इसको बनाएंगे इस क्रिया को, तो आईएनजी सा में जोड़ेंगे कि सी में जोड़ेंगे? तो आप बोलते हैं सर सी में जोड़ेंगे। वेरी गुड, सी में जोड़ेंगे। लिख दिए सी। तो क्या हो गया? सीइंग दी फ्लेम्स हो गया। अब कामा लगा देंगे। अब जो दे आया स्टूडेंट में, हेड वर्ड को कैसे छोड़ेंगे आप? क्योंकि पीपल के लिए आया है ना, तो आपको यहां पे क्या प्लेस करना पड़ेगा? सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। कहने का मतलब इसी तरह से स्टूडेंट आप कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। बात समझ में आई? अब एक दो एग्जाम्पल आपको हम और इसी में ऑब्जेक्ट वाले दे दें, क्योंकि अभी सब्जेक्ट के हुए ऑब्जेक्ट वाले नहीं दिए। क्योंकि हमने नियम जब ट्रांसलेशन पढ़ाया है स्टूडेंट, तो हमने बताया कि आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। तो कैसे आती है जरा ये देख लीजिएगा। उसके लिए नियम क्या है? जैसे लिख दें द फॉक्स saw some bunches of grapes, full stop, they were hanging
फ्रॉम ए वाइन। अब जरा देखेंगे सेंटेंस जो लिखा है स्टूडेंट, ये द फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स, इसका आशय लोमड़ी ने अंगूरों के कुछ गुच्छे देखे, दे वेयर हैंगिंग, लटक रहे थे वो, फ्रॉम ए वाइन, वाइन मीन्स होती है बेल, वो एक बेल से लटक रहे थे। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, जो यहाँ पे फॉक्स है, हमने उस दिन बताया था दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए थे, जोड़ रहे थे ना, जोड़ रहे थे, आईएनजी वाली क्रिया जब आती है तो इसका मतलब यहाँ रहा होगा, वो यही तो बता रहे थे हमने, पूरे तीर का निशान लगा लगा के उस दिन बताया था, वीडियो पीछे वाला देखेंगे स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आप सोचें कि सर यहां से सेंटेंस स्टार्ट कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। आप अगर गौर कर लें, जो फॉक्स आया है, तो अगर फॉक्स को देख के बनता तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट नहीं होता ना, कि होता ना होता, आप कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सा सम बंचेस ग्रेप्स आया है ना, उसी के लिए तो सब्जेक्ट आया है ये दे। कहने का मतलब ये कि यदि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे में सब्जेक्ट आ गया है, जब आईएनजी लगते हैं दूसरे वाक्य में क्या बन के आता है, सब्जेक्ट बन के आता है, और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पहले से आई होती है स्टूडेंट। तो हम लोग जब सेंटेंस कंबाइंड करते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या, जब कंबाइंड करेंगे तो लिख देंगे द फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स। अच्छा, लटक कौन रहे थे, बंचेज ऑफ ग्रेप्स यही हैंगिंग हो रहे थे ना, क्योंकि फॉक्स नहीं हैंगिंग हो रही थी, ग्रेप्स हैंगिंग हो रहे थे ना, इसीलिए आईएनजी वाली क्रिया इसके बाद स्टूडेंट, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। बात समझ में आई? तो आपको समझ में आ गया जब सब्जेक्ट ले आएगा और जब ऑब्जेक्ट ले आएगा तो किस तरह सेंटेंस कंबाइंड होंगे। अब एक दो एग्जांपल आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के दे देता है स्टूडेंट। परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा तब लागू होता है जब एक काम पूरी तरह से डन हो जाता है और उसके बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट होता है। जैसे सेंटेंस लिख दें, आई टुक माई फूड फुल स्टॉप, आई वेंट टू कॉलेज। अब देख लीजिए, इसका मतलब है मैंने भोजन किया, मैं कॉलेज गया। तो स्थिति जब सेंटेंस की हमने पढ़ी तो खाना खाने का काम जब कंप्लीट हो गया होगा ना, तब मैं कॉलेज गया हूँगा। यानी खाना मैंने पूरी तरह से खा लिया है, टाइम अंतराल गुजरा है, इसके बाद मैं कॉलेज गया हूँ। अब आप इसमें जब लगाएंगे सेंटेंस, इसको जब कंबाइंड स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लगेगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, और जब परफेक्ट लगेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग। क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग लिख देंगे। और इसकी थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन माई फूड कॉमा आई वेंट टू कॉलेज। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि खाना खाने के बाद मैं कॉलेज गया, मतलब पूरी तरह से एक काम जब डन हो गया है ना, तब उसके बाद स्टूडेंट हमारा दूसरा काम स्टार्ट हुआ है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा उस समय लगता है जब एक काम पूरी तरह से डन होता है और उसके बाद जाके कहीं दूसरा काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या लगाते हैं। अब एक सेंटेंस जैसे और दिखा लें, जैसे लिख दें, सी रोट ए लेटर फुल स्टॉप, सी पोस्टेड इट। दो कम से कम तो एग्जाम्पल हो ही जाए ना। इसका मतलब है उसने पत्र लिखा और उसने इसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अच्छा, पत्र लिखा होगा तब जाके पोस्ट करने का नंबर आया होगा ना, तो समय तो गुजरा है ना दोनों कार्यों के बीच। ऐसा कहाँ है कि लिखा है और पोस्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति कहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कंबाइंड करेंगे इस सेंटेंस को, ये हमारा हो गया तीसरा, जब कंबाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैविंग। हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। क्या हो गया, हैविंग रिटर्न अ लेटर, कामा लगा देंगे, सी पोस्टेड इट। अब बात समझ में आ गई होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में स्टूडेंट अंतर क्या है। तो एक्सरसाइज के हमने कई सेंटेंस आपको बताए हैं, आप देख, एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको, समझ लीजिए।
तो जब एक काम पूरी तरह से डन हो जाएगा उसके बाद जब दूसरा काम स्टार्ट होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और अगर तुरंत एक के बाद दूसरा काम हुआ है तो स्टूडेंट हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, एक आपकी सस्पेंस को और दूर कर दें, क्योंकि हमारा कोई सिंटैक्स तो चल नहीं रहा है कि सिंटैक्स चल रहा है। स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है ना, सस्पेंस हो जाता है कि अब प्रेजेंट लगेगा कि परफेक्ट लगेगा, प्रेजेंट लगेगा। आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो आप जान नहीं पाते हैं कि अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है, काम डन। तो फिर बताया ये गया कि आप दोनों में से किसी पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर रहना नहीं चाहिए सेंटेंस, ठीक है। ये हमारी तरफ से अपनी बात नहीं है, ये किताबों की बात, ऑथेंटिक बात मैं वैसे भी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आप किसी भी पार्टिसिपल, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल का चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। जब कब हो जाएगा, जैसी स्थिति लागू करेंगे, जिस समय हमें सस्पेंस होगा कि अंतर है या नहीं है, अंतर है या नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपल में आप किसी भी पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बट चूंकि सिंटैक्स नहीं है ना, इसलिए जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सस्पेंस वाली स्थिति तो आती तो वहाँ दिखती है ना कि नहीं जान पाएंगे ना। कुछ चीज़ें होती जो स्पष्ट दिखती हैं कि ज़्यादा टाइम बीता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ये नहीं पता चलता है टाइम गुजरा है या नहीं गुजरा है, वहाँ के लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपके सेंटेंस छूटे नहीं, आप बना लीजिए उनको। तो एक्सरसाइज करनी है आपको, एक पार्टिसिपल और बाकी हमारा, और वो है पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट, पास्ट पार्टिसिपल में होता ये है कि दो सेंटेंस जब दिए होंगे ना तो उसमें एक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल पहले से आई होगी और वो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। जैसे कहते हैं ए बॉय वाज क्राइंग, लिस्ट ऑफ ही वाज इंजर्ड। अब देखें जरा, एक और लिख देता हूँ, आई फाउंड माई, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। हमने ये कहा कि परफेक्ट जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, वो पहले सेंटेंस पे आया होता है। वो काम क्या करता है कि किसी नाउन की, मोस्टली वैसे ऑब्जेक्ट की बताता है, कई बार सब्जेक्ट की बताने लगता है। तो चाहे वो नाउन सब्जेक्ट में आया हो, चाहे वो नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हो, स्टूडेंट जिसको वो क्वालिफाई करेगा, चूंकि एडजेक्टिव के रूम में काम करता है। तो जब हम लोग सेंटेंस कंबाइंड करते हैं ना तो उसको उसी के पहले प्लेस्ड कर देता है जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा होता है। जैसे देख लें, ए बॉय वाज क्राइंग, क्राइंग मैंने रो रहा था, एक लड़का, और इंजर्ड था। अच्छा बताओ, इंजर्ड ये मेन थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? अच्छा, कौन इंजर्ड था? तो आप बता रहे हैं बॉय इंजर्ड था। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? इंजर्ड के लिए आया है। तो जब आप इसको लगाएंगे ना तो क्या लिख देंगे? एन इंजर्ड बॉय। अब एन क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो जानते हैं एन का यूज। वाज क्या हो गया? क्राइंग। समझ गए? दूसरा अगर देख लेंगे सेंटेंस, आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिल गया। इट वाज लॉस्ट, एक खो गया था। अच्छा, कौन खो गया था? तो पेन खो गया था। तो किसके पहले लगेगा? पेन के पहले। और पेन कहाँ है? ये। जब सेंटेंस कंबाइंड करेंगे तो क्या लगेगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। बन गया। इसका अर्थ है कि मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। तो जो लास्ट आया पेन के लिए आया था ना, क्योंकि इट इसी के लिए सब्जेक्ट बना था ना, तो पेन को क्वालिफाई कर रहा था ना, तो थर्ड फॉर्म वहाँ पे आई होती है स्टूडेंट। हम लोग जब सेंटेंस कंबाइंड करते हैं तो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट वाले करता है तो सब्जेक्ट पे लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट वाले को करता है तो ऑब्जेक्ट के आगे लगाते हैं। अब एक सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस वाला स्टूडेंट नहीं बताया। अब देखो, सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस मिल जाएगा ना स्टूडेंट, तो उसको हम हैविंग बीन से बना लेंगे। हालांकि पार्टिसिपल जब हमने पढ़ाया है वहाँ पे तो एक सेंटेंस हैविंग बीन से बनाए थे। अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस मिलेगा ना तो उसमें हम लोग हैविंग बीन से उसको बना लेंगे, हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। तो एक वीडियो चूंकि बना रहे हैं उसमें हमने पूरा पार्टिसिपल आपको पढ़ा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे आप सेंटेंस कंबाइंड करेंगे। तो जो एक्सरसाइज आई है आपकी बुक में फर्स्ट, उसके पूरे सेंटेंस जितने भी आए हैं वो आपको कर लेने हैं, पूरा काम कर लेना है। अगर बात आपको समझ में आ रही है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट जितना हो सके इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।